नमस्कार। मैं संजय सचदेव फिर हाजिर हूं अजगर भूमि टीवी पर, और मेरे साथ लिबरल पार्टी के अध्यक्ष, पत्रकार, सुरंदु बंधु मीडिया के सीईओ मोहम्मद सिराज साहिल साहब। हम बात करेंगे किसानों की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बात करेंगे बिल की, और आगे क्या रास्ता है। सिराज जी, सरकार ने काले कानून, जो तीनों कानून थे कृषि के, वो बिल वापस किए। इस तरह की सदन में 1 मिनट की चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन बिल वापस कर दिया। एमएसपी का मामला अभी भी अधर में है, कई तरह की बातें आ रही हैं। जो किसानों पे मुकदमे लगे, अभी उसका हल नहीं। किसानों पे बेदर्दी से डंडे, पानी बरसाने वाले दोषी अधिकारी जस के तस हैं। 731-32 किसानों की शहादत हो गई। उनकी मूर्तियां लगाने की बात भी वही अटकी हुई है। किसानों की और मांगे भी हैं। आपको क्या लगता है, बिना बहस के ये बिल वापस किया गया? बिना बहस के ही लाया गया और बिना बहस के वापस किया गया। भाई, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार थी, उसने जो है कृषि को उन्नत बनाने के लिए, किसानों की भलाई के लिए, छोटे किसानों को जो है उन्नति में और मुख्य धारा में लाने के लिए ये बिल लाए थे। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जो पूरी तरह से जो है उद्योगपतियों के पक्ष में थे। इसलिए जब ये बिल आया था तभी विरोध जो शुरू हो गया था। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, सबसे ज्यादा गलती उन मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की रही, आईएएस अधिकारियों की रही, जो किसानों के मर्म को, उनके विरोध को समझ नहीं पाए और समय रहते उन्होंने प्रधानमंत्री को सही सलाह नहीं दी। 1 साल तक 731 किसान शहीद हो गए। पूरे देश में जो है हाहाकार मचा, अव्यवस्था फैली, किसान अपनी जायज मांगों को लेकर डटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर से ही सही, लेकिन किसानों के हित का वो फैसला वापस ले लिया जिसको किसान काला कानून कह रहे थे। लेकिन वो पूरी तरह से काला था ऐसा कहना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि जो बिल लाता है वो कहता है कि इसके सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है, और जिसके लिए आता है उसको अगर कोई असुविधा होती है तो वो उसको नकारात्मकता को लेते हुए उसको वो ये कहता है कि ये काला बिल है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने किसी निर्णय से वो पीछे हटे हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि विपक्षी पार्टियां, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो ये कहे अहंकार टूटा। ये शब्द जो है ठीक नहीं है। पहले तो कहते हो कि ये चीज वापस ले लो, राष्ट्र हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, ठीक। और जब वो चीज वापस ले ली जाती है तो फिर तुम ये कहते हो कि तुम डर गए, तुम पीछे हट गए। अरे भाई, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जो मांग थी वो देर से सही वो मान ली गई। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी की भी बात जो चल रही थी, लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनका मेन यही था कि हम किसी भी कीमत पर ये तीनों काले कानून किसानों के कहने के हिसाब से वापस होना चाहिए। उससे पहले कुछ जो सरकार कह रही थी कि वापसी की बात ना करो और चीजों पे बातचीत करो, वार्ताएं हुई, दौर चले, सब फेल रहा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
नेतृत्व क्षमता पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडलीय सहयोगी जो थे वो लोग जो है सही से किसान नेताओं को कन्विंस नहीं कर पाए और प्रधानमंत्री को यथास्थिति वो नहीं बता पाए कि ये आंदोलन कितना भयंकर रूप ले लेगा और इससे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बहुत असहज होना पड़ेगा, जिसके चलते बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी जान लगाने के बाद भी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हार गई। इसलिए जो है इन चीजों को जो आपने कहा कि जैसे बिना चर्चा के बिल पास हुआ था वैसे ही वापस हो गया, तो अब आप इसको भी उसी सेंस में लो कि अगर बिना चर्चा के बिल पास किया गया था और उसका विरोध किया गया तो बिना चर्चा के वापस कर लिया गया, उस पर चर्चा कराते तो फिर आप लोग कहते। तो इसलिए चित भी अपनी पट भी अपनी वाली बात नहीं करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो किसान भाई ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो है उसकी गारंटी दी जाए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। लेकिन अब एक चीज अभी प्रधानमंत्री के स्तर पर जो है तय हुई और आपकी मुंह मांगी एक तरह से मुराद पूरी हुई संघर्ष करके ही। अब आप मूर्तियां लगाओ उनकी, समझो, और वो सब शर्तें अभी से रखो कि हमें अभी करो, तो ये थोड़ा सा बचकाना है। और हमें लगता है कि अगर सरकार सही से जो है चुनाव की गणित को देखने के बाद इस आंदोलन को सख्ती से भी कुचलेगी, ऐसा मेरा समझना है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की अच्छी नीयत है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के सलाह में चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री इतने अनपढ़ हैं कि ना अखबार पढ़ते हैं, ना अखबार देखते हैं, ना समाचार सरकारें मान्यवर अखबार पढ़ने से समाचार देखने से नहीं चलती हैं। सरकारों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो निर्णय लिए, जैसे जीएसटी का निर्णय लिया, नोटबंदी का लिया, धारा 370-35A हटाया, ठीक, 3 तलाक आया, इसकी आलोचना हुई कई जगह मैंने भी की उसको करने के तरीके को। लेकिन जितने भी 7 साल के दौरान फैसले लिए गए, प्रधानमंत्री उस पर अडिग रहे और पीछे कदम नहीं लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरकार से कोई एक गलती हो गई और सरकार को ये एहसास हुआ कि वास्तव में ये राष्ट्र हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, और उसने वापस ले लिया। अब आप ये एनालिसिस कर रहे हो कि चुनाव आ गए इसलिए आप कर रहे हो हार के डर से। तो इसका मतलब तो ये है कि हार के डर से अगर सरकार ने बिल वापस ले लिए हैं तो सरकार को उसी को जीतना चाहिए। फिर जब हार का डर है ना तो अब वो डर दूर हो जाना चाहिए। अब तो सारे देश और सारे राज्यों में 5 जगह जहां चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन जाना चाहिए। तार्किक बात कीजिए ना, आप एक तरफ से बात करते हैं वो नहीं सही है। एक तरफ की बात नहीं है। सवाल ये है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। जब संसदीय परंपराओं में कोई भी बिल आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना चर्चा के पास किया गया और फिर बिना चर्चा के वापस लिया गया हो, और वो भी 1 साल लंबे आंदोलन, शहादतें सब हैं। अगर किसानों की बात आज माननी गई है और उन्हें सलाह दी होगी ना, अगर आपके मुताबिक आईएएस हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं, तो वो तो तब भी थे। क्या बड़ा अंतर आया उसमें? नहीं, सलाह नहीं दी। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने समय रहते प्रधानमंत्री को इस आंदोलन की गंभीरता और वास्तविकता से पूर्ण रूपेण अवगत नहीं कराया। इसलिए प्रधानमंत्री जो है इस पे डिटरमाइंड रहे, पूरी तरह से पुख्ता खड़े रहे कि किसी भी कीमत पर ये जो है वापस नहीं लिए जाएंगे। यहाँ तक कि लाल किले से भी भाषण देते वक्त उन्होंने कहा कि इन कानूनों से जो है जो मझोले और छोटे किसान होंगे वो मुख्य धारा में आएंगे, उनको फसल का अच्छा उत्पादन का जो है दाम मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जो नहीं हुआ, तो मैं इसमें प्रधानमंत्री की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। राष्ट्र हित में नहीं थे कानून, इसलिए वापस लिए गए, किसी दबाव में नहीं, उनको एहसास हुआ। बिल्कुल आपने कहा राष्ट्र हित में नहीं थे ये कानून और इसलिए दबाव में नहीं, इसलिए वापस ले लिए, इसलिए वापस लिए जी। मतलब ये साफ है कि इस देश की जनता का
कोई अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री का सारा अधिकार है। जनता इस लायक ही नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी चीज है जात पात धर्म, शराब और पैसे के दम पे तो वोट देते हो। इतनी जागरूकता पैदा करो कि आप जो है वोट देते वक्त आप व्यक्ति के व्यक्ति तो उसका जो है क्षमता को देख के आप वोट दो, अगर तब तो ठीक है। ऐसे तो जो है प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में जिन लोगों को हटाया या जिन लोगों को वो लाए उस पर भी सवाल उठे। तो ये चीजें तो होती रहती हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि विपक्ष को और मीडिया को और बड़े जो सैद्धांतिक लोग हैं जो आदर्शवादी बातें करते हैं उनको आदर्शवादी बातें हर काल में प्रस्तुत करना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो और चाहे तीसरे मोर्चे की सरकार हो। ये नहीं चलेगा पिक चूस कि आप जब बीजेपी की सरकार आ जाए तो कुछ जो है कांग्रेस और विपक्षी दल के जो है तीसरे मोर्चे वाले जो आलंबरदार खड़े हो जाएं और जब कांग्रेस की सरकार आए तो बीजेपी वाले उधम मचाए, जब बीजेपी वालों की सरकार आए तो वो तीसरे मोर्चे की आए तो कांग्रेस और बीजेपी वाले जो उधम मचाए। तो ये तरीका गलत है। तो जनता को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। उनको ऐसे लोगों का ही चुनाव करना चाहिए जो वास्तव में जनप्रतिनिधित्व कानून की भावनाओं को समझते हुए उस हिसाब से जो है अपने कर्तव्यों का क्रियान्वयन करें और एक अच्छे सांसद और एक अच्छे मंत्री का दायित्व निर्वहन करें। दो बातें, एक तो एक मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं जिनके पुत्र जेल में हैं किसानों की हत्या के गंभीर अपराधों में, इन आरोपों में, और आज तक प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला कि मेरे मंत्रिमंडलीय सहयोगी, और गाड़ी उसी मंत्री महोदय की नहीं। अगर उस मंत्री ने, मैं उसको यहाँ जो है बचाव की मुद्रा में नहीं आएंगे, अगर उन्होंने जो है किसान आंदोलन कर रहे थे जो उनको गाड़ी से कुचल दिया, लोग मर गए, लखीमपुर खीरी का मामला आप कह रहे हैं, तो ये चीज हुई मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। लेकिन हुई तो कम से कम मंत्री जेल में तो है, मंत्री का पुत्र है ना, मंत्री का पुत्र, मंत्री का पुत्र, हाँ मंत्री का पुत्र तो कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा ले रहा है। तो मंत्री अगर कैबिनेट की बैठकों में ले रहा है, पुत्र ने अगर गलती की है तो उसकी सजा मंत्री को क्यों मिलेगी? पहले तो इसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, जिस तरह किसी पिता की मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार लेकर के अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है और चाहे पुत्र ने की हो, लेकिन पिता को पुलिस नामजद करती है, तो जब पुत्र को नामजद किया, वो कार मंत्री की थी, उसे नामजद क्यों नहीं किया गया, उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? अच्छा, मतलब आपका ये है कि अगर मंत्री जी की गाड़ी लेके उनका बेटा गया है तो जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसके हिसाब से एक आम आदमी की तरह से उस मंत्री को भी जो ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा तो जो है कहाँ हो रहा है? पूरे देश में जब से देश आजाद हुआ है स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता ही है, पावरफुल लोगों को भी, पैसे वालों को भी, सरमायादार लोगों को भी। अब आप अगर यूं बाल की खाल निकालेंगे, उसको अगर जेल ना भेजा जाता, लड़के को उस पर मुकदमा ना किया जाता, तब आप ये कहते कि मंत्री होने के नाते उसके पिता ने जो है अपने बेटे को जेल भी नहीं जाने दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गलत सलत काम कर रही है, संविधान का सम्मान नहीं कर रही है, कानून एक तरह से जो है सबका निगाह नहीं रख रहा है, अलग अलग निगाह से जो लोगों को देख रहा है। मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ कि ये कोई गलतफहमी ना हो देखने वालों को या आपको भी कि मैं किसी भी तरह से जो है जो गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी हैं उनके बेटे के कृत्यों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहा हूँ या उसको सही ठहरा रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो कानून है उस कानून के हिसाब से सबका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसको उसका दंड मिलना चाहिए। अब यह है कि मंत्री पद होने के नाते देर हुई, उसमें लोगों को राजनीति करनी पड़ी, विपक्षी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, तो ये ना होता अगर पहले ये निर्णय ले लिया जाता और त्वरित कार्रवाई करके जो है, जैसे बाद में उसको सरेंडर करके जेल भेजा गया, पहले भेज देते तो इतनी फजीयत ना होती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मंत्री महोदय जेल क्यों नहीं गए जबकि गाड़ी के ओनर हैं? नहीं, मंत्री महोदय जो है जेल क्यों जाएंगे? मंत्री महोदय जेल नहीं जाएंगे। मंत्री महोदय की गाड़ी होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जेल जाएगा।
कानूनी तौर देश पे जो में है, रोज हाँ, जब मामले आते हैं, किसी का पुत्र अपने पिता की गाड़ी लेकर के जाता है तो वो नाबालिग बच्चे नहीं, के बालिग सेंस में बालिग आता है। बालिग भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो मंत्री की कैपेसिटी में गाड़ी नहीं ले गया। और आपको ये बता दें, कोई गाड़ी है अगर उसमें मंत्री बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री या जज साहब बैठे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू उसी तक जो है मानी जाती है जब वो उसमें होता है। इसीलिए आप देखिए मिलिट्री में भी या दूसरी और संस्थाएं हैं, आपको पता है ज्यादा, कि झंडा जो है उसको रोल करके वहीं पे जो है उसको ढक दिया जाता है जब ड्राइवर किसी फैमिली के मेंबर को लेके जा रहा है या संबंधित अधिकारी उसमें नहीं है। तो इसलिए अगर वो मंत्री की कैपेसिटी में उनका बेटा होता तो गलत होता, और उसको पकड़ा गया। इससे ये चीज साबित होती है कि मंत्री की गाड़ी में होने के बावजूद भी बेटे को उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया, डिले हुई। इसकी बात मैं मानता हूं वो नहीं होनी चाहिए। जब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव भी आने वाले हैं और किसान आंदोलन अभी चलता रहेगा। सरकार किसी गलतफहमी में हो कि हम डंडे के जोर पे भगा लेंगे, हटा लेंगे, कर लेंगे, तो जब जब इस देश में जालिम तंत्र आया है, लोगों ने डर कर जवाब दिया है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, विधानसभा के 4-5 महीने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन का असर रहेगा और कितना? मैं तो ये कहता हूं कि किसान आंदोलन का असर तो रहेगा, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, हमारे मतदाताओं को इस तरह से वोट करना चाहिए कि वो पार्टी पे कम ध्यान दें और प्रत्याशी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर पार्टी ने जो है किसी अराजक तत्व को टिकट दे दिया और आप इस चाह में कि इसको जिता दो, नहीं तो पार्टी के जो है मेंबर कम होंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी, वो स्थिति लोकतंत्र के लिए और राष्ट्रवासियों के लिए सही नहीं है। अगर ईमानदार लोग जाएंगे, सक्षम लोग जाएंगे, भले ही सहयोगी दलों से मिलकर सरकार बने, तो वो सरकार जनहित का ज्यादा बढ़िया काम कर पाएगी। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि दमदार होगा, वो किसी की भी सरकार हो, वो काम करा लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम तो एक नई चीज जो है कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये पक्ष विपक्ष वाली जो बातें होती है, हर आदमी जो है अपने आप को सबसे बड़ा समाज का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, युवाओं का अलंबरदार कहता है, उनका संरक्षक है, सब अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ठीक, तो जब एक पार्टी की सरकार आती है तो सकारात्मक पक्षों पर भी विपक्ष के लोग विरोध क्यों करते हैं, मेरी ये नहीं समझ में आया। राष्ट्रहित की, जनहित की बातों को तो सभी को मिलकर समर्थन देना चाहिए और देश हित में जो है काम करना चाहिए। नीतियों को लेके जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो अपनी अपनी नीतियां, अपने घोषणा पत्र दें, उस हिसाब से जो है जनता वोट दे। अब यहाँ तो समीकरण बिठाए जाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान हैं, वो दलित हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो ठाकुर हैं, वो इस जात पात की राजनीति के चलते जो है माहौल खराब हो रहा है। इसलिए सभी पार्टियों को जो है इन चीजों से बचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहां अगर जो है पार्टी में हर आदमी जो है अपने नियम से जो है चले, संविधान में जो उसको अधिकार दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो माननीय विधायक अगर विपक्ष का भी होगा तो उसके काम को कोई मुख्यमंत्री रोकेगा। ऐसा अगर कोई मुख्यमंत्री करता है तो वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। अभी आपने बात कही कि सब लोग अपना घोषणा पत्र दें। अब चुनाव में खर्चे की सीमा भी है और इतने लंबे चौड़े पन्नों का हर मतदाता को अगर एक घोषणा पत्र भी पहुंचाया गया, पहले तो पहुंचाना कष्ट का काम है, दिक्कत का काम है, और सब अगर पहुंचाया तो सारे ही उम्मीदवारों का खर्च बढ़ जाएगा तय सीमा से। वैसे तो होता ही है ज्यादा, लेकिन वो कम से कम पकड़ में तो नहीं आते। मैं ये कहूंगा, इसमें नया सुझाव दूंगा, चुनाव आयोग और सरकारें अपने अपने स्तर पर पूरे दिल्ली और हर राज्य में होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, पेपर में जो है ऐड देती हैं कि मतदान जरूर करें,
वोटर लिस्ट में नाम जो है संशोधित करें, जो जीवित नहीं है उनके नाम कटवा दें, नए वोटर जो है अपने नाम जुड़वा ले, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। इस पे करोड़ों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करता है कि सभी पार्टियों के घोषणा पत्र को डिजिटल करके अपने लेवल पे जो है मतदाताओं पे भेजे। और मतदाताओं को भी इतना जागरूक होना पड़ेगा, देश को अगर आगे बढ़ाना है, कि वो खुद इंटरेस्ट ले कि उनकी विधानसभा में अगर 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो किसका क्या चरित्र है और कौन किस तरह का है, तब लोकतंत्र स्थापित होगा। आप एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के लिए कि ये बहुत ज्यादा पैसे वाला है, या ये इस जाति का समीकरण यहाँ है, यहाँ दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, यहाँ ठाकुर मुसलमान कॉम्बिनेशन है, यहाँ ब्राह्मण दलित है, यहाँ ठाकुर दलित है, ये चीजें जो है खत्म होना चाहिए। और कैंडिडेट का जो है पूरा प्रचार प्रसार का काम, आप खर्चे की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग को एक निर्धारित समय में करना चाहिए। डिजिटल युग आ गया है, हर चीज व्हाट्सएप पे है, मेल पे है, और हर नागरिक के पास आजकल मोबाइल है। एक रिक्शे वाला है, सब्जी वाला है, मोची है, सबके पास मोबाइल है। और ये भी खुशी की बात है, सबके पास जो है एंड्रॉयड का मोबाइल है, सब चलाते हैं। जब तुम फिल्में देख रहे हो, चुटकुले सुन रहे हो, है अनाप शनाप चीजें देख रहे हो, तो राष्ट्र निर्माण में अपने प्रत्याशी के व्यक्तित्व कर्तृत्व को नहीं देख सुन सकते हो। देखिए, जब आपने कहा कि हर नागरिक के पास एंड्रॉयड है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी देश का कुछ प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जहां टेलीफोन का सिग्नल नहीं तो है। जितने में नहीं है वहां प्रचार करिए आप। पूरी बात करने दीजिए जी। दूसरा, कितने लोग, क्या 100% लिटरेसी है हमारे देश में जो उसको पढ़ेंगे डिजिटल फॉर्म को? नहीं, लिटरेसी है जो चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, चौराहों पे, चौपालों में बैठ के जो है कम पढ़े लिखे लोग चर्चाएं करते हैं। अगर आप उन चर्चाओं को देखिए, उनकी राजनीतिक समझ को देखिए, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है उनकी राजनीतिक सूझबूझ और समझ के आगे बौने साबित होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, लेकिन रूढ़िवादी, जातिवादी, धार्मिक और सांप्रदायिक और धन बल और बाहुबल के चक्कर में जो है लोकतंत्र जो है बाधित हो रहा है। अगर इन चीजों से जो है मुक्ति मिल जाए और उन्मुक्त होकर मतदाता अपने प्रत्याशी से जो सवाल पूछ के उसको क्वेश्चन करे कि तुम क्या करोगे, हम तुम्हें वोट देंगे, बिना किसी लालच और दबाव के अगर मतदाता भी जागरूक होकर जो है वोट देगा, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा जनप्रतिनिधि जो है चुन के विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भेजेगा। बिल्कुल अच्छी बात है कि मतदाता जागरूक होकर अच्छे प्रतिनिधि का चयन करें, लेकिन इस देश की राजनीति में सारे राजनीतिक दलों का एक जैसा चरित्र है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, या कोई हो। ना तो सारे उम्मीदवार सुथरे हैं, ना ही चरित्र सबका साफ है। अब फिर सवाल आता है कि जब तक किसी को उच्चतम न्यायालय किसी को दोषी न करार दे, तब तक हमें उसे निर्दोष मानना पड़ेगा। ये भी कानून में है और पूरी दुनिया में है, यही नहीं पूरी दुनिया में है। तो ऐसे में आप साफ सुथरे चाल चरित्र के चेहरे आखिर कहां से लाएंगे? आपकी बात का सीधा सा जवाब है, जिन लोगों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं उसको ये कह देते हैं राजनीति से प्रेरित है, एक दूसरे के प्रति जो है बंदरबाट करते हैं सत्ता की। अगर राजनेताओं के द्वारा खड़े किए गए ऐसे प्रत्याशियों को जनता नकारना शुरू कर दे, तो राजनेता अपने आप सुधर जाएंगे। अब जब लोग ये तर्क देते हैं कि 4 चोर खड़े हैं, किसी एक को चुनना तो मजबूरी है, तो अगर उन 4 चोरों में आप इस तरह की स्थिति बनाओ कि किसी निर्दलीय को जिता दो वहां से, भाई 4 पार्टियां हैं बड़ी, निर्दलीय तो ईमानदार प्रोफेसर, डॉक्टर, समाज सेवक लोग भी खड़े होते हैं, पैसा नहीं होता उनके पास, तो उन तक मतदाता खुद पहुंचे और इनको मुंह में तमाचा मारे, तो स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। राजनीतिक दल जो है घबराने लगेंगे जागरूक जनता को देख के, फिर वो ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देंगे। सामने एक मिसाल है
आपको याद होगा कुछ साल पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, बहुत लंबा चला चुनाव, यानी कि सर्दी के कपड़े पहन कर निकले थे और गर्मी के कपड़ों में चुनाव से बाहर आए। परिणाम आया, रामविलास पार्टी की, पासवान की पार्टी थी, उसके 28 विधायक चुने गए, बाकी दोनों को भी ऐसा था। और ऐसी हालत हुई कि कोई गठबंधन बना ही नहीं, सब अपने अपने विधायकों को छुपाते रहे और नतीजा फिर दोबारा चुनाव, क्योंकि उसमें निर्दलीय भी थे। अगर थोड़ी सी ताकत निर्दलीयों की ऐसी हालत हुई, वो एक रहा। अगर दूसरा आप देखेंगे, झारखंड में मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री बने, वो अपने ग्रुप के निर्दलीय समान अकेले विधायक थे और लोगों ने चुना भी। लेकिन उसके बाद जब सत्ता आ गई तो मधु कोड़ा लालच में आ गए। जब आए थे तो ईमानदार थे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि यदि आप निर्दलियों को भी चुनेंगे तो क्या सारे ईमानदार रह पाएंगे? ईमानदार ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों के जो विधायक होते हैं वो बेईमान ही होते हैं। ईमानदार जो है और बेईमान की जो है परिभाषा कोई पूरी तरह से फिक्स नहीं की जा सकती। आज जो ईमानदार है वो कल बेईमान हो जाएगा, जो आज बेईमान है हो सकता है दायित्व मिलने के बाद कल वो ईमानदार हो जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमारी सरकारों को, चुनाव आयोग को इस तरह का सिस्टम बना देना चाहिए कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा विधायक होंगे, ठीक, उस पार्टी का तो सीएम बनेगा। एक रेशियो सिस्टम कर दे। गठबंधन बनाते हो तो भी तो जो है कहते हो कि अगर किसी के पास 5 एमपी हैं तो उसको 1 कैबिनेट मंत्री, 3 है तो 1 राज्य मंत्री, कुछ आप सिस्टम बनाते हो। वैसा सिस्टम इन राइटिंग अगर चुनाव आयोग कर दे और ये कह दे कि 5 साल सरकार चलेगी, तो अब आपने जो उदाहरण दिए कि रामविलास पासवान को 28 सीटें मिली, उनको मिली, इनको मिली, उसी तरह से यूपी में मान लीजिए योगी आदित्यनाथ को मिलती है 150 सीटें, अखिलेश को मिलती है 140 सीटें, मायावती को मिलती है 130 सीटें। इस तरह से उस रेशियो में आते हैं और सभी दावा कर रहे हैं कि हम राज्य का भला करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो आप जो चीज की सीटें ज्यादा है उसको सीएम बना दो, बाकी तो डिप्टी सीएम बना दो। 5 साल चलना जो है बाध्यता कर दो, सब तेल का तेल और पानी का पानी सब पता चल जाएगा। दूध एक तरफ आ जाएगा, पानी एक तरफ आ जाएगा, क्योंकि जनता से इन लोगों ने उदाहरण दिया होगा, जो वादा किया होगा पूरा करना पड़ेगा। नहीं, आपने सुझाव तो अच्छा दिया, लेकिन आप ये बताएं जी, अब सारे दलों के अलग अलग घोषणा पत्र भी होंगे, अब अलग अलग मुद्दे तो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सुनिए जरा, सुन लीजिए। और आपने फार्मूला निकाल दिया, अब मुख्यमंत्री एक राह चलेगा तो दूसरे उप मुख्यमंत्री दूसरी राह चलेगा। कैसे चलेगा? मिनिमम प्रोग्राम तय होगा। ऐसा थोड़ी है कि डिप्टी सीएम मान लीजिए दूसरी पार्टी का है तो वहां जाके जो उसको वो रोक देगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तो होगा। तो ये जो आरोप लगते हैं कि उनकी सरकार में ये हुआ, उन्होंने ऐसा किया, जैसे अभी हो रहा है, अखिलेश कहता है ये तो सड़क हमने बनवाई थी, इन्होंने उस पर पत्थर लगा दिया अपना। तो वो चीजें तो नहीं होंगी। फिर तो संयुक्त रूप से ही चीजें जाएंगी कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिप्टी सीएम अखिलेश ने ये कार्य कराया, दोनों आ गए, जनता खुश, पैसा बर्बाद नहीं होगा। इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हो, वो जनता ही पे तो वोट जाता है। ये जागरूकता करना चाहिए। आप लोगों को देश चलाना है कि लूट खसोट करना है राज्य की। जब आपने इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए की खर्चे की बात की, चुनाव आयोग ने सीमाएं बनाई हुई, सारे राजनीतिक दल सीमाओं को लांघते हैं, तो मैं उस सीमा को खत्म ही करे दे रहा हूं ना। मेरा तो ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है ये कह दे, जैसे नियम बनाता है कि 3 गाड़ियां चलेंगी, ऐसे ही सिस्टम बना दे कि मिनिमम इस तरह से होंगे और सब लोग जो है डिजिटली जो है उनको टाइम बराबर से दिया जाएगा और उस हिसाब से आप अपना प्रचार कीजिए। तो उससे ये नहीं होगा कि बाहुबल और धन बल के चक्कर में जनता भ्रमित हो गई और एक बदमाश आदमी, पैसे वाला आदमी जीत गया और एक शरीफ जो नेतृत्व कर सकता था जनता का, उसकी बात ही नहीं पहुंच पाई जनता तक।
नहीं, आपने बिल्कुल उदाहरण जो बताया, जैसे जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है जी। उसी तरह से, लेकिन वहां भी कई बार देखा गया, क्योंकि प्रेसिडेंट डिबेटेबल नहीं था कैंडिडेट, काम अच्छा करता था लेकिन शोर मचाना नहीं जानता था, सौम्य बात करता था, वो पिछड़ गया। और शोर मचाने से, जोर जोर से अपनी बात करने वाले आगे आ गए। परिणाम सबने देखे, पूरे देश ने देखे, दुष्परिणाम भी देखे। ठीक है, जब भी कोई तजर्बा होता है, हर उसका प्लस और माइनस होता है, लेकिन जब सरकार ने 10 साल से ज्यादा हो गए सभी दलों की बैठक बुलाई, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, संसद की कमेटी बनी, उसको प्रस्ताव भेजे गए, वो कहाँ है? कोई बात नहीं करता, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। ये इसलिए नहीं करते हैं कि दोनों का मकसद यही है कि आज हम विपक्ष में हैं, कल हम सत्ता में आएंगे, हम लूटेंगे। जो सत्ता में है वो कहता है कि अभी लूट खसोट कर लो, क्यों ये कानून बनाओ। चुनाव आयोग निष्क्रिय रहता है, चुनाव आयोग की एक सीमाएं हैं। इसमें तो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और हमारे पत्रकार भाइयों को और सुधी जो लोग हैं समाज के, उनको आगे आना चाहिए और जनता में एक इस तरह का चिंतन और मंथन जो है हो कि ये चीज़ें जो है व्यर्थ की जो है पैसे जो खर्च होते हैं वो अल्टीमेटली जो है जिस उद्योगपति से आप पैसा लेते हो उसको जो है वो चुकाने के चक्कर में आप उसके लिए काम करते हो, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, महिलाओं को जो है कोई सम्मान नहीं हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति के चलते लोग जो है कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी में फ्री दिल्ली में, और यही देखे देखे दूसरे प्रदेशों में लोग जो है एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं। अरे भाई, आप अटेंडरम कोई चीज नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग टिकट ले सकते हैं डीटीसी में, बहुत से लोग बिजली का बिल दे सकते हैं। आप कोई पैरामीटर तो तय करोगे कि ऐसे ही जो है सारे धान जो है 2.5 रुपए पसेरी के हिसाब से दे दोगे? सबका व्यक्तित्व, सबका जीवन स्तर अलग अलग है। ऐसे में ये होता है कि जिसको जरूरत है उसको चीज नहीं मिल पाती है, और जिसके पास बहुत ज्यादा है वो भी और इकट्ठा कर लेता है। यही वजह है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। सिर्फ आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर से जो है देश आगे बढ़ेगा। इन चीजों से जो ऊपर उठना पड़ेगा, और उसके लिए चुनाव खर्च में कटौती करना पड़ेगी। चुनाव आयोग को आगे बढ़ के जिम्मेदारी निभाना होगी, और राजनीतिक दलों को भी ईमानदारी और इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगी कि हम राष्ट्र के लिए जो है, समाज के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए हम खुद पोस्टर नहीं लगाएंगे सड़कों पे, हम खुद होल्डिंग नहीं लगाएंगे, हम खुद जो है पेपरों में जो है ऐड नहीं देंगे, तब भ्रष्टाचार भी रुकेगा। भ्रष्टाचार की जननी चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो जाए तो देश में सारी चीजें जो है सही हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि भ्रष्टाचार की जननी चुनाव प्रक्रिया है। हम मिलते रहेंगे अजगर भूमि टीवी पर इसी तरह किसी और मेहमान के साथ बहुत जल्दी। नमस्कार।